सुबह का समय था, 8:30 बजे प्लेन टेक ऑफ करने वाली थी। नॉर्मल प्लेन की तरह ये भी टेक ऑफ की। उड़ान के 10 सेकंड तक तो सारी चीजें नॉर्मल रही, पर इसके बाद एक एक करके ऐसी प्रॉब्लम प्लेन में आई कि कैप्टन के सर चकरा गए। सिचुएशन इतनी बदतर हो गई कि प्लेन ऊपर जाने की बजाय जाने लगी नीचे। देरी किए बगैर प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ टर्न कर लिया गया, पर अब तक बहुत देरी हो चुकी थी। प्लेन इसी स्पीड से आने लगी नीचे। यह थी इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302। Ethiopian Airlines Flight 302 had died. According to Ethiopian Airlines, Kenya has the highest number of casualties. That's where a new 737 MAX 8 jetliner crashed today. Ethiopian Airlines flight that killed 157 people. The 737 MAX air disaster. Ethiopian Airlines plane. Ethiopian Airlines flight 302 crashed. स्टोरी की शुरुआत हुई मात्र 5 साल पहले, 10 मार्च 2019। यह था अफ्रीका का देश इथियोपिया। आज अदीस अबाबा से एक प्लेन जाने वाली थी करीब 750 किलोमीटर दूर देश केन्या के नैरोबी। प्लेन का यह सफर लगभग 2 घंटे का होता था। सुबह के 7 बजे इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 उड़ान की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसे 8:30 बजे यहाँ से निकल जाना था। 7:45 बजे से बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। सभी यात्री जा रहे थे प्लेन में, जिनकी संख्या थी 149, जिनके साथ रहेंगे 8 क्रू मेंबर। अब तक कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर्स भी सारे चेकलिस्ट को पूरा करने में लग चुके थे। बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद पायलट प्लेन को रनवे की तरफ ले गया। जैसा कि प्लेन को 8:30 बजे तक टेक ऑफ कर लेना था, पर अब तक सुबह के 8:30 हो चुके थे। जिस तरह प्लेन रनवे की तरफ बढ़ रही है, निर्धारित समय से कुछ मिनट लेट टेक ऑफ करेगी। प्लेन जैसे जैसे रनवे की तरफ बढ़ रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी उन्हें आगे की सारी जानकारी दे रहा है। टेक ऑफ करने से पहले रूल्स के अनुसार एक बार फिर सारे चेकलिस्ट को चेक किया गया। इस प्लेन में सिर्फ इथियोपिया के ही सिविलियंस नहीं थे, जिसमें थे लगभग 30 कंट्री के लोग। फाइनली प्लेन 8:33 पर रनवे 7 की तरफ टर्न लिया। यह रनवे इस एयरपोर्ट का सबसे लंबा रनवे था। एटीसी एक बार फिर इन्फॉर्म की, प्लेन रनवे पर पहुंच चुका है, आप टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कैप्टन के आदेश पर फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ रिसेट किए। धीरे धीरे प्लेन की स्पीड बढ़ने लगी। इस तरह 8:38 पर प्लेन डिपार्ट हो गई। टेक ऑफ के समय सारी चीजें नॉर्मल थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक ऑफ के जस्ट बाद जैसे ही प्लेन ऊंचाई बढ़ाने लगी, इलेक्ट्रिक ट्रिम ट्रैप वार्निंग मिला। अगले ही पल मास्टर काउंसन सिग्नल भी मिला। टेक ऑफ के मात्र 10 सेकंड के अंदर ही ये जिस तरह की प्रॉब्लम प्लेन में आ रही थी, इससे प्लेन को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। पायलट को योक को दोनों हाथ से पूरी ताकत से पकड़ना पड़ रहा था। प्लेन में अचानक इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आई, उसे सॉल्व कैसे किया जाए, इसी में स्ट्रगल कर ही रहे थे कि देखते ही देखते सिचुएशन इतनी खराब हो गई। ऐसा लग रहा था एरोप्लेन इनके कंट्रोल में है ही नहीं। देरी किए बगैर तुरंत एटीसी से कांटेक्ट किया गया। उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई गई कि स्टिक शेयर चेतावनी मिली है, जो ये बताता है कि प्लेन को ऊंचाई खोने का डर है। ऊंचाई भी बताई गई, जो थी समुद्र तल से 8,400 फीट, जबकि जमीन से थी मात्र 750 फीट, जो था बहुत कम, क्योंकि ये वही समय था जब प्लेन की ऊंचाई बढ़नी शुरू होगी। अभी के लिए कैप्टन को कहा गया कि चाहे जो हो, प्लेन की ऊंचाई बढ़ाई जाए, क्योंकि ये जितने ज्यादा ऊंचाई पर रहेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा समय मिलेगा। कैप्टन इस पर पूरा ध्यान रखते हुए प्लेन को ले गए 1500 फीट की ऊंचाई पर अभी भी स्टिक शेयर की चेतावनी मिल रही थी, जो बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लेन अपनी ऊंचाई खो सकती है। अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो प्लेन में मौजूद 157 में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऊंचाई बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की हेल्प ली जा रही थी, पर ऐसा करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। पर फिर भी जैसे तैसे प्लेन 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। इनका अगला टारगेट है ये कैसे भी करके 6500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। अब तक प्लेन के टेक ऑफ किए हुए 1 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। इसी टाइम कुछ यात्रियों को गड़बड़ लगा, क्योंकि अब तक प्लेन को इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाना चाहिए कि नीचे जमीन न दिखाई पड़े। पूरी कोशिश के बाद प्लेन 6200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, पर जो इनका टारगेट है 6500 फीट, वहां अभी तक नहीं पहुंचे। ये अपने अगले टारगेट 6500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर लगे ही थे, तभी इन्हें पता चला कि पिच डाउन हो रहा है। मगर इन्हें डाउन नहीं बल्कि अप करना है। ट्रिम कनेक्ट होता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में। यह प्लेन का वही पार्ट है जिसकी हेल्प से प्लेन की ऊंचाई बढ़ाई या कम की जाती है। साथ ही साथ हाइट भी मेंटेन रखी जाती थी। कैप्टन का पूरा फोकस था इसी पर। पायलट पिच अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर पिच अप हुआ ही नहीं।
बल्कि होता जा रहा था डाउन। यही सबसे बड़ा रीजन है कि प्लेन की ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी जितना ये चाह रहे हैं। क्रू वापस से कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया, प्लेन में फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर प्लेन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एटीसी प्लेन का स्पीड जानना चाहा क्योंकि उसे शक है कहीं न कहीं प्लेन की स्पीड कम है, इसीलिए ऊंचाई नहीं बढ़ रही। पर कैप्टन ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लेन की स्पीड नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। एटीसी को इस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में बोइंग 737 मैक्स 8 के प्लेन की इंजन में काफी चेंजेज हुआ है। पहले इसकी लंबाई ज्यादा थी पर अपडेट के बाद इसकी लंबाई कम तो जरूर हुई मगर पावर में जरा भी कमी नहीं थी। इससे तो इतना कंफर्म था कि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम आई है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में, क्योंकि विंग के बाद दूसरे नंबर पर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर ही था जो पिच को अप तथा डाउन कर सकता है। अगर ये सच है तो जरूर इस अपडेट के सिस्टम में ही कुछ फॉल्ट है। अगर सच में ऐसा हुआ तो बोइंग के इस अपडेट के सभी प्लेन में ये प्रॉब्लम होगी। समस्या दिखने में जितनी लग रही थी आगे चलकर और भी बढ़ सकती है। उस दिन तक बोइंग को 500 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके थे। अभी के लिए एटीसी का पूरा ध्यान है कि फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, पर चलते प्लेन के साथ किसी भी हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं था। उनके पास इतना समय भी नहीं, इसलिए कैप्टन पूरी ताकत से प्लेन की ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ग्राफ में भी देखा गया कि प्लेन कई बार अप डाउन हुई थी। अब तक जिस तरह का ग्राफ बन रहा था इसे देख एटीसी को एक पिछले हादसे के बारे में याद आया। दरअसल 5 मंथ पहले 29 अक्टूबर सन 2018 को कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी एक दूसरे प्लेन में, जो थी लायन एयरलाइन फ्लाइट 610। यह इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरी थी पर अंत में अपने मंजिल कभी नहीं पहुंची। अंत में जावा सागर में क्रैश कर गया जिसमें मौजूद 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कोई भी जीवित नहीं बचा था। जिस तरह की सिचुएशन इस प्लेन के साथ थी सेम इस इथोपियन फ्लाइट के साथ भी हो रही है। आगे से पूरा ध्यान हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर गया क्योंकि असल में सारी प्रॉब्लम थी उसी में। यदि हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो उसे कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है जैक स्क्रू। प्रॉब्लम इसी जैक स्क्रू में ही था, कहीं न कहीं उसी जैक में फॉल्ट है। अंत में साबित भी हुआ था कि प्रॉब्लम इसी में थी, पर सिर्फ जैक स्क्रू को ही कहा जाए तो गलत होगा। प्रॉब्लम थी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक एमकॉस सिस्टम में ही। इसी सिस्टम की हेल्प से जैक स्क्रू भी काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक एमकॉस सिस्टम के फेल होने का मतलब कैप्टन अब उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल टावर को जैसे ही पता चला कि एमकॉस सिस्टम फेल हो चुका है उसे काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि एमकॉस सिस्टम सिर्फ 3 ही सिचुएशन में डिसेबल हो सकती है। पहला, नोज अप के सिचुएशन में, फ्लैप्स के रिट्रैप्ट होने पर या फिर ऑटो पायलट ऑफ होने पर। शुरुआती 2 में से एक भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, पर कैप्टन ने बताया कि हाँ, टेक ऑफ के बाद प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था, पर प्लेन जैसे नोज डाउन हुआ हमने पाया कि प्लेन ऑटो पायलट मोड से हट चुका है। इस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेन तो ऑटो पायलट मोड पर था, हमने हटाया भी नहीं। ऑटो पायलट मोड से हटा कैसे? इलेक्ट्रिक एमकॉस फेलियर के जस्ट बाद फर्स्ट ऑफिसर्स मैनुअली ट्रिम करने की कोशिश किया ताकि नोज अप हो सके, पर ट्रिम करने के साथ साथ योक को भी पकड़कर रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए न चाहकर भी ट्रिम को बंद कर दिया गया। ऐसा होते ही एक बार फिर नोज डाउन हुआ, प्लेन जाने लगा और नीचे। अब तक प्लेन का ज्यादातर कंट्रोल उनके हाथ से छूट चुका था। एक थी स्पीड, वह भी अनजाने में ही सही जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी थी। टेक ऑफ के 1 मिनट बाद जब कैप्टन ने एटीसी से बातें की थी तो उस टाइम स्पीड थी 441 किलोमीटर पर आवर, पर इसके बाद से स्पीड लगातार बढ़ती गई। ये सब कुछ हुए लगभग 3 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। इस 3 मिनट के समय में एटीसी ने गौर किया कैप्टन तथा फर्स्ट ऑफिसर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई भी प्रोसीजर उनके अनुसार नहीं हो रहा था। पर अभी भी एक बड़ा सवाल था, वह था इलेक्ट्रॉनिक एमकॉस का डिसेबल होना, क्योंकि इसी के बाद शुरू हुई थी सारी प्रॉब्लम। एमकॉस के डिसेबल होने का राज भी सामने आया। दरअसल टेक ऑफ के बाद जब प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ा गया तो उसके मात्र 10 सेकंड बाद एंगल ऑफ अटैक चेंज हुआ था। प्लेन का नोज हुआ था अप। इन सभी कड़ी को आपस में जोड़ा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, प्लेन जब ऑटो पायलट मोड पर थी तो उसी टाइम माल फंक्शन हुआ जिससे एंगल ऑफ अटैक चेंज हुआ। एंगल ऑफ अटैक के चेंज होते ही प्लेन ऑटो पायलट मोड से हट गया। ऑटो पायलट मोड हटने के बाद एमकॉस सिस्टम डिसेबल हुआ। अब तक की सिचुएशन भले ही सही नहीं है, पर फिर भी पायलट प्लेन को कंट्रोल कर सकते थे। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं? एमकॉस सिस्टम भले ही डिसेबल हुआ है, पर फिर भी उसे मैनुअली ऑपरेट तो किया जा सकता है। यदि आपने गौर किया होगा तो हमने स्टार्टिंग में बताया ऑटो पायलट मोड से हटने के
बाद प्लेन की स्पीड नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। यही स्पीड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पर एयर लोड बना। इसके बाद क्रू जब मैनुअली उसे ऑपरेट करने की कोशिश किए तो एयर प्रेशर की वजह से उसे मूव कराना आसान नहीं हुआ। कैप्टन ने मान लिया ये कंट्रोल प्रॉब्लम है। इस पूरे सिचुएशन के दौरान अगर जरा सा भी ध्यान लीवर पर देते तो उन्हें पता चलता प्लेन मैक्सिमम टेक ऑफ पावर पर है। इन्हें सबसे पहले स्पीड कम करनी चाहिए। जैसा कि इस प्लेन में बोइंग का अपडेटेड इंजन है जो था पिछले वाले से कई गुना पावरफुल। अब तक आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें गलती है किसकी, पायलट की या प्लेन में है कोई मैकेनिकल फेलियर। यहाँ हम पायलट की गलती नहीं मान सकते क्योंकि यह प्रॉब्लम आई है एओ सेंसर की वजह से, यानी एंगल ऑफ अटैक सेंसर। मेंटेनेंस रिकॉर्ड से भी ये बात सामने आई, इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से सेंसर ने सही काम नहीं किया। इस तरह हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के नोज डाउन होते ही प्लेन जाने लगा नीचे। अब तक प्लेन की स्पीड थी 1100 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से उड़ान के मात्र 6 मिनट बाद 8:44 पर बिशोफ्टू सिटी के पास एक खेत में क्रैश हुआ। प्लेन की टक्कर जमीन से इतनी तेज हुई कि आसपास 37 मीटर का एक बड़ा गड्ढा बन गया। इतने दर्दनाक क्रैश के बाद किसी का भी जीवित बचना नामुमकिन था। हुआ भी ऐसा ही। 157 में से कोई भी जीवित नहीं बच सका, सभी के सभी मारे गए। हादसे के बाद इस एरोप्लेन बनाने वाले बोइंग कंपनी के शेयर में काफी गिरावट भी देखने को मिली थी, क्योंकि इसके 5 साल पहले जावा सागर में जो प्लेन क्रैश हुआ था वह भी था बोइंग 737 मैक्स 8 मॉडल का प्लेन। पर इस हादसे के 9 साल पहले सन 2010 में 2 कैदी एक ऐसे जेल से भागने का प्लान किए जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भाग सका है। पर उन दोनों ने जो करके दिखाया किसी को भी उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।